हेलो गाइस, हम लोग कैटनरी देख रहे थे। कैटनरी में हम ऑलरेडी 2 वीडियोस देख चुके हैं। आज हम थर्ड वीडियो देख रहे हैं जिसमें कैटनरी में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था इंट्रिंसिक इक्वेशन, नेज समीकरण कैटनरी की क्या होती है। सेकंड वीडियो में हमने उसकी कार्टेशियन इक्वेशन देख ली थी। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास कॉमन कैटनरी होती है उसकी शेप कैसी होती है। ठीक है, उसके लिए आपके पास है कि कल हमने देखा था उसका कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, शेप ऑफ ए कॉमन कैटनरी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा था जो हमारे पास इक्वेशन थी कॉमन कैटनरी की कार्टेशियन फॉर्म में, वो क्या थी हमारे पास, y इक्वल्स टू सी कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। ठीक है, इसी को हमने एक फॉर्म में और लिखा था कि 1/2 c e की पावर x बाई सी प्लस e की पावर माइनस x बाय सी। ये हम लोगों ने इक्वेशन देख ली थी कार्टेशियन फॉर्म में कॉमन कैटनरी की। अब आप यहाँ पे देखो कि आपके पास क्या है, कोस हाइपरबोलिक थीटा है। आप इसका क्या कर सकते हो, एक्सपेंशन कर सकते हो। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूं, कोस हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन होता है मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4 एंड एक्स 6 बाय फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। आप चाहे तो यहाँ पे e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, दैट मीन्स ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा, दोनों का एक्सपेंशन करके अगर आप ऐड करोगे तो आप देखो कि एक में तो आपके पास कैसी टर्म्स आएंगी, एक में तो आपके पास टर्म्स आएंगी जो कि होंगी सारी पॉजिटिव, और एक में आपके पास टर्म्स आएंगी जो ओड पावर होगी वो आ जाएगी आपके पास नेगेटिव वाली। तो ओड वाली सारी टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, केवल आपके पास इवन पावर वाली टर्म्स बचेंगी, जो कि आपके पास ये बच जाएगा इस तरह का। तो अगर मैं इसका एक्सपेंशन खोलती हूँ, कोस हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन ये होता है, तो आप यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, आपके पास है कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। तो कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी का एक्सपेंशन अगर आप खोलोगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू सी। ठीक है, सी 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स बाय सी का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 4 एक्स बाय सी की होल पावर 4 एंड सो ऑन। इस तरह से हो जाएगा हमारे पास एक्सपेंशन। मैंने अगर इसके अकॉर्डिंग खोल दिया तो ये हो जाएगा आपके पास c प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2c। 2c क्यों, क्योंकि एक c से ये नीचे वाला c स्क्वायर का एक c कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास ये बचेगा 2c। ठीक है, प्लस x4 बाय 24c स्क्वायर, सॉरी c क्यूब। ठीक है, 24c क्यूब, क्योंकि c4 आएगा। ठीक है, c4 से एक c कैंसिल आउट हो जाएगा, c क्यूब बच जाएगा। यहाँ पे आपके पास 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल दैट मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ये हो जाएगा आपके पास एक्सपेंशन एंड सो ऑन। इस तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपके पास इक्वेशन आ गई ये। अब अगर यहाँ पे आप जो 3 से ज्यादा x की जो 3 से ज्यादा पावर है अगर उन्हें नेग्लेक्ट कर दो तो आपके पास क्या बचेगा, ये बोलता है कि यदि x c की तुलना में बहुत बड़ा है, तुलना में बहुत बड़ा है, x c की तुलना में बहुत बड़ा है, तो क्या कर सकते हैं हम, तो x बाई सी की थर्ड एंड मोर पावर्स, जो आपके पास x बाई सी है उसकी जो थर्ड पावर है उससे ज्यादा की जितनी पावर्स होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, बस नगण्य होंगी। अगर नगण्य आप मान लेते हो तो आपके पास क्या बचेगा, y इक्वल्स टू सी प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2c, क्योंकि x बाई सी की थर्ड पावर से आप ज्यादा को नेग्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास y इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर बाय 2c। आपने क्या किया, x c की तुलना में बहुत बड़ा था तो आपने x बाई सी की थर्ड और उससे ज्यादा पावर को नगण्य मान लिया, तो ये इक्वेशन आ गई आपको। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो गया y माइनस सी 2c y माइनस सी। ठीक है, 2c y माइनस सी, तो ये कैसी इक्वेशन हो गई, आप देखो ये आपके पास इक्वेशन आ गई किसकी,
कॉमन कैटनरी की किससे आई, हमारे पास जो कार्टेशियन फॉर्म थी उसी को हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो उससे आ गई। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये है आपके पास की इक्वेशन पैराबोला की, दैट मीन्स परवलय की इक्वेशन है। ठीक है, किसकी इक्वेशन है आपके पास, पैराबोला, दैट मीन्स परवलय की इक्वेशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपकी कॉमन कैटनरी होती है उसकी शेप किस तरह से होती है, एक परवलय की तरह होती है। ठीक है, कब, जब आपके पास सी बहुत बड़ा हो। ठीक है, तो आप मान सकते हो कि जो आपका कैटनरी की शेप होती है वो एक अप्रोक्सीमेटली एक पैराबोला की तरह होती है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपके पास डेफिनेशंस आ जाती हैं कि भाई पैराबोला है तो पैराबोला में बहुत सारी चीजें होती हैं कि पैराबोला की एक्सिस होती है, पैरामीटर होता है, वर्टेक्स होती है, उसकी जो बोलते हैं हम लोग नियता होती है, नाभिलंब होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो आप देखो कि किस तरह से ये डिफाइन कर रहा है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारे पास जो कैटनरी थी उसका स्ट्रक्चर किस तरह से था। ये माना था मैंने कि ये ए पॉइंट है, ये माना था मैंने बी पॉइंट है, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग थी जो मैंने लटका दी थी ए और बी के बीच में, ये इसका लीस्ट पॉइंट था सी। ठीक है, इस एक्सिस को मैंने इसकी जो लंबवत एक्सिस थी इसको वाई एक्सिस मान लिया था, यहाँ पे मैंने माना था एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि जो आप अगर पैराबोला मान रहे हो उसे कि अप्रोक्सीमेटली एक पैराबोला की शेप होती है, तो जो पैराबोला है दैट मीन्स आप सबसे पहले बात करोगे किसकी, कैटनरी की अक्ष, कैटनरी का अक्ष क्या होगा, क्योंकि पैराबोला की एक्सिस होती है तो कैटनरी का अक्ष क्या होगा। आप ये बोलते हो कि सी से गुजरने वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, ये सी से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन, ये क्या हो जाती है, आपकी अक्ष हो जाती है, कैटनरी की एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, सी से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, कैटनरी की अक्ष हो जाएगी। दूसरा क्या होता है हमारे पास, दूसरा ये बोलता है कैटनरी का प्राचाल क्या है। ठीक है, कैटनरी के प्राचाल देखो आप यहाँ पे आपने क्या किया था, जब आप कैटनरी की नेस इक्वेशन मान रहे थे तो आपने टी नोट को रिप्लेस करने के लिए क्या किया था, हमने लोगों ने टी नोट की जगह हमने बोला था कि सी लंबाई की डोरी का भार। ठीक है, तो ये हमने माना था ओमेगा सी। तो ये जो सी लंबाई की डोरी थी, ये जो सी है, जितनी लंबाई की डोरी होगी उसके लोग उसकी कैटनरी की शेप बनेगी। तो यहाँ से जो हम लोग बोलते हैं जो कैटनरी का प्राचाल होता है, कैटनरी का प्राचल, दैट मीन्स पैरामीटर ऑफ अ कैटनरी, वो क्या हो जाता है आपके पास सी। सी क्या है, सी लंबाई की डोरी आपने ली थी वो सी है ये यहाँ पे, ये हो गया आपका कैटनरी का प्राचल। ठीक है, थर्ड आती है आपके पास कैटनरी का शीर्ष। ठीक है, थर्ड हम लोग लेते हैं कैटनरी का शीर्ष। ठीक है, कैटनरी का शीर्ष क्या हो जाएगा आपके पास, जो आपके पास लीस्ट पॉइंट होता है, लीस्ट पॉइंट ऑफ कैटनरी सी, क्या था वो, एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू थी 0 और वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू थी स्मॉल सी। ठीक है, तो यहां पे इसे क्या कहा जाता है, कैटनरी का शीर्ष कहा जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाती है कैटनरी की नियता। तो आप देखो कि ये आपके पास शेप थी। ठीक है, ये तो हो गया इसका शीर्ष, सी पॉइंट तो क्या हो गया इसका शीर्ष हो गया, ये हो गई इसकी अक्ष। ठीक है, सी जो लंबाई थी वो क्या हो गया, उसका प्राचल हो गया, ये शीर्ष हो गया। अब ये बोलता है कि नियता क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी को अगर स्मॉल सी मान लिया जाए तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो सी से गुजरने वाली जो यहाँ पे सी जो नीचे ढाल ले लें हम, अगर सी से नीचे की तरफ अगर इसे झुका हुआ मान लें तो यही वाली जो लाइन है क्षैतिज रेखा, इसे क्या कहा जाता है, कैटनरी की नियता कहा जाता है। ठीक है, तो कैटनरी की नियता क्या हो जाएगी आपके पास, फोर्थ है कैटनरी की नियता
शीर्ष से स्मॉल सी गहराई पर क्षैतिज रेखा, ये क्या हो जाएगी, कैटनरी की नियता हो जाएगी। उसके बाद कैटनरी का नाभिलंब, ये कैटनरी के नाभिलंब की बात कर रहा है। तो आपके पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, इक्वेशन थी x² इक्वल्स टू 2cy माइनस सी, ये आपके पास इक्वेशन थी। तो ये बोलता है कि जो नाभिलंब होगा लेटस रेक्टम वो क्या हो जाएगा 2c। अब आप c क्या था, c लंबाई की डोरी थी, तो आपने माना था कि t0 इक्वल्स टू ओमेगा c होता है, दैट मीन्स wc होता है। w भार था एकांक लंबाई का, c लंबाई थी डोरी की, तो c की जगह आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो, c इक्वल टू हो जाएगा t0 बाय w, तो ये आप लिख सकते हो t0 बाय w। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी कैटनरी का नाभिलंब। उसके बाद आपके पास होती है कैटनरी की विस्तृति। कैटनरी की विस्तृति, तो आप यहाँ पे देखो कि ये बोल रहा है कि कैटनरी की विस्तृति, स्पेन ऑफ अ कैटनरी क्या होता है, अगर आप किसी कैटनरी के निलंबन बिंदु दैट मीन्स ए और बी, वो पॉइंट्स जिन पर आप कैटनरी जो डोर है आप उसे लटका रहे हो, ठीक है, एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित हो, दैट मीन्स अगर ये दोनों बिंदु, जरूरी नहीं थे पहले आप कैटनरी की शेप बना रहे थे दोनों सेम रेखा में हो, लेकिन अगर ये दोनों एक सिंपल सीधी लाइन में है, एक क्षैतिज रेखा में है, ठीक है, एक ही क्षैतिज रेखा में है, तो फिर जो उन बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी को कैटनरी की विस्तृति कहते हैं। या आपने अगर एक ही लाइन में हो तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसकी विस्तृति कहते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है ए व बी एक ही क्षैतिज रेखा में हो तो ए व बी के बीच की दूरी क्या कहलाती है, कैटनरी की विस्तृति कहलाती है। ठीक है, अब ये बोलता है सेवेंथ लास्ट हमारे पास डेफिनेशन बचती है, वो है कैटनरी का आनियन का झोल या आनियन, दैट मीन्स सेग ऑफ अ कैटनरी। सेग ऑफ अ कैटनरी से मतलब हो गया कि ये जो लीस्ट पॉइंट है, विस्तृति से इस लीस्ट पॉइंट के बीच की दूरी क्या कहलाती है, कैटनरी का आनियन कहलाती है। ठीक है, विस्तृति से निम्नतम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है आपके पास, कैटनरी का झोल या आनियन कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस जो हमारी कैटनरी से रिलेटेड होती हैं। अब उसके बाद हमारे पास एक आता है जो आता है कॉमन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन कैटनरी। ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी कॉमन कैटनरी की, वो हम लोग देखते हैं कि वो क्या होती है। तो साधारण कैटनरी के ज्यामितीय गुणधर्म देख रहे हैं। तो फर्स्ट जो गुणधर्म है वो ये बोलता है कि कैटनरी के प्रत्येक बिंदु पर तनाव T का क्षैतिज घटक सदैव समान होता है। ठीक है, दैट मीन्स आप ये देखो कि हमने ये कैटनरी ली थी जब हम इसकी नेज इक्वेशन देख रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों के पास ये कैटनरी की शेप थी, यहाँ पे एक पॉइंट P लिया था, उस पर हमने जो तनाव देखा था वो क्या था, स्पर्श रेखा के अनुदिश था। स्पर्श रेखा के अनुदिश T, इसको हमने घटकों में वियोजित किया था। तो जो क्षैतिज रेखा के अनुदिश घटक था वो था T कोस फाई, और क्षैतिज रेखा के अनुदिश ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश घटक था वो था T साइन फाई। ठीक है, तो आप देखो कि जब हमने सी बिंदु पर संतुलन की बात की थी, दैट मीन्स इस सीपी के संतुलन की बात की थी, तो हमने ये बोला था कि हमारे पास जो दो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो पी पॉइंट पर लग रहा था तनाव टी, सी पॉइंट पर लग रहा था तनाव टी नॉट, और यहाँ पे क्यू पॉइंट पर सीपी का भार लग रहा था वो था डब्ल्यू एस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी बात कर ली थी। अब आप देखो कि किसको कौन संतुलित कर रहा था, तो आप देखो कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब वही बल एक दूसरे को इक्वल कर पाएंगे, दैट मीन संतुलित कर पाएंगे। तो ये जो टी कोस फाई था ये
इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में था, तो अब आप देखो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है। तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आपके पास फोर्स था टी नोट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि फर्स्ट जो आपका बोलता है ज्यामितीय गुणधर्म, वो यही बोलता है कि जो टी नोट होता है उसको कौन संतुष्ट करता है, टी कोस फाई संतुष्ट करता है। अब आप टी नोट की जगह क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू सी इक्वल्स टू टी कोस फाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, मतलब जो टी क्या था, किसी भी बिंदु पर तनाव था, ये उसका टी का क्षैतिज घटक हमेशा क्या रहता है, समान रहता है, तथा न्यूनतम बिंदु सी पर तनाव टी नोट, क्षैतिज घटक किसको संतुलित करता है, टी नोट को। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, वो बोलती है कि किसी बिंदु पी पर तनाव का ऊर्ध्वाधर घटक, दैट मीन्स टी साइन फाई, ये सब किताब में दे रखा है। तो टी साइन फाई किसको संतुलित कर रहा था, आपके पास टी साइन फाई संतुलित करता था डब्ल्यू एस को। ठीक है, भार बल को, जो सीपी का भार बल था क्यू पॉइंट पे लग रहा था, उसे हम लोग को ये जो डब्ल्यू एस है इसको संतुलित कर रहा है कौन सा, ये जो नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट मीन्स टी साइन फाई से संतुलित कर रहा है। ठीक है, जहां पे डब्ल्यू एस क्या है आपके पास, शीर्ष से बिंदु पी तक की डोरी का भार है। अब आप देखो ये शीर्ष क्या होता है, ये सी पॉइंट है, बिंदु पी तक की डोरी दैट मीन्स यहां तक की डोरी का भार है ये डब्ल्यू एस। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमारे पास, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया वाई तथा जाई में संबंध। वाई तथा जाई में संबंध हम लोगों को निकालना है। तो अब आप देखो हमें क्या बताया, चूंकि हर कर्व के लिए, फॉर एवरी कर्व, हर कर्व के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि dx बाय ds इक्वल्स टू क्या होता है, कोस फाई। ठीक है, और dy बाय ds इक्वल्स टू होता है साइन फाई। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद आप बोल सकते हो यहाँ पे कि अगर मैं इसमें निकालना चाहूँ, y और जाई में संबंध निकालना है, dy बाय डी जाई निकालना चाह रही हूँ, तो मुझे निकालना पड़ेगा dy बाय ds और ds बाय डी जाई, यही निकालना पड़ेगा। तो आप देखो dy बाय ds को आपने क्या माना है, साइन जाई माना है, और ds बाय डी जाई एज इट इज। ठीक है, अब आपको पता है किससे, चूंकि जो इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है नेज समीकरण, उससे नेज समीकरण क्या हमारे पास होती है, s इक्वल्स टू सी टेन जाई। तो यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हो, ds बाय डी जाई निकाल सकते हो। तो ds बाय डी जाई हम लोग निकालेंगे, तो c तो कांस्टेंट, टेन जाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर जाई। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कि इससे और इससे, बाय दिस एंड दिस, हमारे पास dy बाय डी जाई क्या हो जाएगा, dy बाय डी जाई हो जाएगा साइन जाई, हमारे पास पहले से था। ठीक है, ds बाय डी जाई की जगह ये पुट कर देती हूँ, c सेक स्क्वायर जाई। ठीक है, तो मेरे पास हो गया यहाँ से c सेक होता है 1 अपॉन कोस, तो ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर हो जाएगा, इसको मैं चाहे तो लिख भी दूं, c साइन जाई 1 अपॉन कोस स्क्वायर जाई। तो साइन अपॉन कोस एक तो क्या बन जाएगा, टेन जाई, और एक 1 अपॉन कोस क्या बन जाएगा, सेक जाई। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब आप करते हैं दोनों पक्षों का, क्योंकि हमें y और जाई में रिलेशन निकालना है। आपके पास आया है dy बाय डी जाई, एक तरफ जाई वाली टर्म्स आ गई सारी, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास बच जाएगा dy इंटीग्रेशन c इंटीग्रेशन टेन जाई सेक जाई डी जाई। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देखो क्या होता है, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा इक्वल्स टू c सेक जाई प्लस c1, यही आ जाएगा, क्योंकि टेन जाई सेक जाई डी जाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो सेक थीटा इंटू सेक जाई और टेन जाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक जाई हो जाएगा। ये आपके पास रिलेशन आ गया प्लस c1। अब आप देखो ये रिलेशन है, ठीक है,
लेकिन हमें y और xi में रिलेशन चाहिए, कांस्टेंट का हमारे पास कोई रोल नहीं था, तो हमें सबसे पहले कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा। c क्या है आपके पास यहाँ पे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे कि जब xi इक्वल्स टू 0 है तो y इक्वल्स टू कितना होगा, c, स्मॉल c। ठीक है, तो उस कंडीशन में xi इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू c, सेक 0 कितना हो जाएगा आपके पास 1, तो यहां से c और c कैंसिल हो जाएंगे, दैट मीन्स c1 इक्वल्स टू आपके क्या क्या बचेगा 0। तो उस केस में आपकी इक्वेशन जो है वो बन जाएगी y इक्वल्स टू c सेक xi। ठीक है, ये हो जाएगा आपका y और xi में रिलेशन। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसी तरह से आप x और xi में भी रिलेशन निकाल सकते हो बाय दिस, यही आपको प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। अब आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपने dy बाई डी xi लिया था, अब आप dx बाई डी xi लोगे। ठीक है, आप क्या लोगे यहाँ पे dx बाय डी xi लोगे, जैसे dy बाई डी xi लिया था वैसे ही dx बाय डी xi लोगे, तो dx बाय ds बाय डी xi, तो यहाँ पे cos xi आ जाएगा। फिर आप फॉर्मूला इसी तरह से निकालोगे, ये सेक स्क्वायर xi आपको पुट करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर xi पुट करोगे, वापस आपको इंटीग्रेशन करके c2 एक कांस्टेंट आएगा, और c2 की वैल्यू भी आपको ऐसे ही निकालनी है कि जब xi इक्वल्स टू 0 है तो x कितना है 0 है। ठीक है, तो ये वाली इनिशियल कंडीशन आपको पुट करके यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के देनी है। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन हो जाएगा। जो रिलेशन आएगा थर्ड वाला, ठीक है, वो तो जो रिलेशन आएगा आपका वो होगा x तथा xi में संबंध। मैंने बता ही दिया कैसे निकालना है, आपको निकालना है dx बाय डी xi, उसको सॉल्व करोगे यहां से, तो आप dx बाई डी xi को सॉल्व करके इंटीग्रेट कर लेना, इंटीग्रेट करोगे तो एक आपके पास c2 कांस्टेंट आएगा, उसके लिए इनिशियल कंडीशन लिखा लोगे कि xi इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 0, वहां से c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वहां से c2 की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी, और आपके पास x इक्वल्स टू जो कंडीशन आएगी, रिलेशन आएगा c log sec xi प्लस tan xi। ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है एस तथा xi में संबंध। एस तथा xi में संबंध निकालने के लिए आप देखो कि आपके पास जो इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है वो होती है एस इक्वल्स टू सी टेन xi। ठीक है, यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो, सी डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, उसी के साथ साथ आपके पास जो कैटेगरी का क्या होता है, कार्टेशियन इक्वेशन होती है, वो होती है y इक्वल्स टू सी कोस हाइपरबोलिक x बाय सी। ठीक है, यहां से आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, वो हो जाएगा c साइन हाइपरबोलिक x बाय सी, और c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास केवल बचेगा साइन हाइपरबोलिक x बाय सी। ठीक है, यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू उठा के इससे और इससे इन दोनों से पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा s इक्वल्स टू सी डी वाई बाई डी एक्स की जगह साइन हाइपरबोलिक x बाय सी। ये हो जाता है आपके पास फिफ्थ, s और xi में संबंध। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है कि s और y में संबंध निकालो, ये हो जाएगा। ठीक है, s इक्वल्स टू सी टेन xi इंट्रिंसिक इक्वेशन थी, टेन xi की जगह आपने डी वाई बाई डी एक्स पुट किया, y इक्वल्स टू जी, ये कौन सी इक्वेशन है, कार्टेशियन, ये कार्टेशियन है, और ये क्या है, नेज इंट्रिंसिक इक्वेशन है। ठीक है, इन दोनों को इन दोनों को आपने यूज किया, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ से आपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को निकाल के वापस उसमें पुट किया, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद होता है आपके पास s तथा y में संबंध। s तथा y में संबंध के लिए आप देखो यहाँ पे आपके पास y इक्वल्स टू क्या होता है,
y इक्वल्स टू आपके पास क्या आया था, y और जाई में संबंध था, तो y इक्वल्स टू आपके पास आया था c सेक साई, ये थर्ड है, ठीक है, ये आया था आपके पास। उसी तरह से आपके पास s इक्वल्स टू क्या आ गया, s इक्वल्स टू c tan जाई, ये इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है। ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास। अब आप देखो कि वाई स्क्वायर माइनस अगर एस स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर एज इट इज सेक स्क्वायर जाई माइनस टेन स्क्वायर जाई। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटी यहाँ पे यूज हो रही है, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यूज हो रही है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, दैट मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, किस किस में रिलेशन, एस तथा वाई में रिलेशन आ गया आपके पास। ठीक है, अब चूंकि आपके देखो चूंकि y इक्वल्स टू सी सेक जाई था, s इक्वल्स टू सी टेन जाई था, तो आप देखो c की जगह अगर मैं यहां से वैल्यू पुट करूं तो c इक्वल्स टू क्या हो जाता है, y अपॉन सेक जाई। ठीक है, y अपॉन सेक जाई हो जाएगा, ये y अपॉन सेक जाई हो गया इंटू टेन जाई। अब सेक जाई का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कोस, दैट मीन्स कोस ऊपर चला जाएगा, तो यहां से आपके पास क्या बचेगा, y साइन जाई। ठीक है, तो s इक्वल्स टू y साइन जाई भी आपके पास एक रिलेशन आ सकता है, मतलब इसकी जगह एक और रिलेशन आ गया आपके पास, s इक्वल्स टू y साइन साई, ये भी एक रिलेशन होता है।